हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। देखिए, ग्रेविटी लाइट के रास्ते को मोड़ सकती है, पर यह बात हमें कैसे पता? ये बात हमें पता चली है ग्रेविटेशन लेंसिंग की मदद से। ग्रेविटेशन लेंसिंग ये वो फिनोमेना है जिसकी मदद से हम उन तारों को भी देख पाते हैं जिनकी रोशनी कभी भी हमारी धरती तक आनी ही नहीं चाहिए थी। तो ग्रेविटी लाइट के रास्ते को तो मोड़ सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। या फिर यूं कहें कि मास की वजह से पैदा होने वाला कर्व लाइट के रास्ते को मोड़ सकता है, तो भी गलत नहीं होगा। पर क्या मास की वजह से पैदा होने वाली ग्रेविटी समय के साथ कोई हैंकी पैंकी हरकत कर सकती है? अगर हाँ, तो समय भी ग्रेविटी के साथ जुड़ जाएगा, और अगर ना, तो आज रिलेटिविटी खत्म, चैप्टर खत्म। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के नजदीक समय बिताकर आए, तो जब वो वापस धरती पर आएगा, उसके साथ के सभी लोगों की एज यानी उम्र बढ़ चुकी होगी, यानी कि वो बूढ़े हो चुके होंगे। क्या असल में ऐसा हो सकता है? अगर रिलेटिविटी सही है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, जो भी मैं बताने वाला हूँ उसके बाद हो सकता है आप में से किसी का मन कर जाए कि वो किताबें पढ़े, रिलेटिविटी के ऊपर किताबें पढ़े। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो उसे वो बातें समझ में आ सके जो उन किताबों में लिखी हैं, उसके लिए पहले मैं आपको दो बेसिक टर्म बताऊंगा, और ये समझने के बाद आपको उन किताबों का मतलब निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इन दो टर्म्स के बाद मैं आपको बताऊंगा न्यूटन चचा और एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी फिजिक्स के फूफा के द्वारा अपने अपने शब्दों में ग्रेविटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। आप दो शब्दों के बारे में अच्छे से जान लो, क्योंकि अगर आप रिलेटिविटी से जुड़ी हुई कोई भी किताब पढ़ोगे तो ये दो शब्द आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। देखिए, जब भी कोई चीज स्पेस में मूव करती है तो स्पेस में उसके चलने की गति को स्पेशल स्पीड कहा जाता है। स्पाशियल, सॉरी, नॉट स्पेशल, स्पाशियल स्पीड कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ये चीजें स्पेस में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। कहां जा रही हैं इससे कोई लेना देना नहीं। फिलहाल के लिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, स्पेस में मूव कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, फ्री स्पेस में एक सेब धरती की तरफ आ रहा है। अब देखिए, जैसे चीजें स्पेस में मूव करती हैं, ठीक उसी तरह से चीजें समय में भी आगे बढ़ती हैं। यानी लगातार चीजों के लिए समय परिवर्तित होता रहता है, और किस चीज के लिए समय किस गति से बीत रहा होगा, ये उस चीज की पोजीशन पर निर्भर करेगा कि वो स्पेस में किस जगह पर स्थित है। क्योंकि स्पेस में हर जगह समय के बहने की गति या समय के चलने की गति एक समान नहीं होती। अब देखिए, ये है न्यूटन चचा के द्वारा बनाई गई इक्वेशन। इस इक्वेशन में न्यूटन चचा ने यह साबित किया कि भैया ग्रेविटी एक फोर्स है, और वो फोर्स निर्भर करेगी किस चीज के ऊपर? मास के ऊपर। और पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसी सिद्धांत के ऊपर काम करती है। और ये है फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई फील्ड इक्वेशन, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन। क्या कहती है ये इक्वेशन? इस इक्वेशन का ये वाला हिस्सा हमें ये बताता है कि मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम को ये बताते हैं कि तुम्हें कैसे कर्व होना है। और इक्वेशन का दूसरा हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, यानी कि स्पेस टाइम मैटर और एनर्जी को ये बताता है कि तुम्हें कर्व्ड स्पेस टाइम में किस तरीके से व्यवहार करना है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये बात अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस और कैलकुलेशंस को अपनी एक्सप्लेनेशन में क्यों अवॉइड करता हूँ। चलो जी, ये थे वीडियो के स्टार्टर, और अब आते हैं सीरियस मुद्दे पे। देखिए, मैं अगर चाहूं तो अगले 1 मिनट में आपको इतना कंफ्यूज कर सकता हूं कि आपके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। बस मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ किताबी भाषा बोलनी है, और जैसे ही मैं बकबक शुरू करूंगा आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताऊंगा वो मैं अपनी भाषा में बताऊंगा। हो सकता है आपको थोड़ी मजाकिया लगे, लेकिन मेरा पढ़ने का यही तरीका है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और ऐसे ही पढ़ाता हूँ। देखिए, ये है न्यूटन चचा के हिसाब से ग्रेविटी का व्यू। ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि किसी मास के द्वारा चीजों को अपने सेंटर पर खींचने की ताकत को ग्रेविटी कहा जाता है। इस एग्जांपल से हम ये जानेंगे कि स्पेस टाइम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो रिलेटिविटी भी समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं आया तो चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। ये देखिए, ये एक सेब है, और अगर मैं ये मान लूं कि यहाँ पर इसका टाइम t1 है, यहाँ t2 है, यहाँ t3 है, और इस तरह से अलग अलग जगह इसका टाइम बदल रहा है, तो देखिए ये सेब समय में आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि इस सेब पर ग्रेविटी भी लग रही है तो ये समय में आगे बढ़ते हुए धरती की तरफ भी जा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर समय और ग्रेविटी दोनों एक साथ जुड़ गए? क्या समय ग्रेविटी के साथ जुड़ा हुआ है? इस एग्जाम्पल से तो ऐसा ही लगता है।
और अगर ये समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, अभी भी मैं समझा दूंगा। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने रिलेटिविटी पर मेरे द्वारा बनाई गई सीरीज पूरी देखी है, और अगर देखी है तो आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि इन दो चीजों के बिना जो मैं बताने जा रहा हूं ये भेजे में ना जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब कोई चीज धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाती है, यानी कि लाइट की रफ्तार के नजदीक जाती है, तो उस चीज की लेंथ दूसरे फ्रेम में खड़े हुए व्यक्ति के लिए घटने लगती है, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ऐसा होता है। अब आते हैं टाइम डायलेशन पर। मान लीजिए कोई घड़ी स्पेस में घूम रही है और अचानक से वो अपनी रफ्तार बढ़ाने लगे, तो जब उसकी रफ्तार बढ़ेगी तो उस घड़ी का समय धीरे बीतने लगेगा, और अगर वो लाइट की रफ्तार पर चलने लगे तो उसका समय एक जगह रुक जाएगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं रिलेटिविटी सीरीज में अच्छे से प्रूफ करके समझा चुका हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन अच्छे से आता होगा। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई चीज स्पेस से धरती की तरफ जा रही है, और क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि जी लग रहा है, तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी। और अगर इस चीज की रफ्तार बढ़ेगी तो क्या इसका समय धीरे होगा? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा, अगर रफ्तार बढ़ी तो समय धीरे बीतेगा। क्या ऐसा होगा? एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटी समय को धीरे कर सकती है, यानी कि स्पेस में आया हुआ कर्व समय को धीरे कर सकता है, क्योंकि रफ्तार बढ़ाने का काम करता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को पैदा करेगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी को पैदा करेगा स्पेस का कर्व, और स्पेस के कर्व को पैदा करेगा मैसिव मास। जितना बड़ा मास उतना बड़ा स्पेस का कर्व, उतनी ज्यादा ग्रेविटी, उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा रफ्तार बढ़ेगी, और जितनी रफ्तार बढ़ेगी समय उतने ही धीरे बीतेगा। तो यहां से यह बात साबित हो जाती है कि ग्रेविटी समय के साथ बहुत सारी हैंकी पैंकी हरकतें करती है। लेकिन मैंने जो भी कुछ कहा वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या हम इस बात को किसी छोटे मोटे एग्जाम्पल से, यानी कि जिसे क्लास 10th का या 11th का, या मैं यूं कहूं कि 8th क्लास का बच्चा भी समझ सके, क्या ऐसे तरीके से इस बात को साबित किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं कर सकता हूं। मेरे द्वारा एक एग्जाम्पल बनाया गया है जो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा अगर रिलेटिविटी सीरीज देखी है तो। देखिए, लाइट कैसे काम करती है। अगर लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए इधर है, हाँ ए इधर है, तो अगर लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है तो वो अपनी रफ्तार से बड़े आराम से चली जाएगी। अगर उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ना लग रहा हो तो लाइट अपनी ही रफ्तार पर इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी। इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे लाइट के द्वारा तय की गई दूरी पता है, उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय पता है, तो उसके हिसाब से लाइट की रफ्तार मैं निकाल सकता हूं। और क्योंकि हम कई बार, हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि लाइट की रफ्तार वैक्यूम में कितनी होती है, तो मैंने मान लिया कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की रफ्तार है, जो कि हमें पहले से ही पता है। ठीक है जी, ये हो गई लाइट के लिए नॉर्मल लाइफ, यानी कि नॉर्मल जिंदगी। अब देखिए, जैसे ही ग्रेविटी की एंट्री होगी सारी चीजें बदल जाती हैं, लाइट का व्यवहार ही बदल जाता है। लाइट भी अपनी नौटंकी दिखाती है। मान लेते हैं कि लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। ठीक है जी, यहां से लाइट को इस पॉइंट पर जाना है। लेकिन अब स्पेस का जो नेचर है वो कर्व हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी प्यारी धरती ने यहां पर ग्रेविटी लगा दी, और क्योंकि ग्रेविटी लगा दी है तो अब स्पेस कर्व हो गया है। ग्रेविटी की वजह से कर्व हो गया है, और ये ग्रेविटी किसकी वजह से पैदा हुई? धरती के मास की वजह से। अब लाइट क्योंकि अपनी रफ्तार नहीं बदल सकती, ध्यान से सुनिएगा, लाइट अपनी रफ्तार नहीं बदल सकती, वो फिक्स है, बदलेगी नहीं, कभी चेंज नहीं होगी, वैक्यूम में कभी चेंज नहीं होगी। अब आप जरा लाइट के नजरिए सोचिए कि लाइट अपनी रफ्तार तो बदल नहीं सकती, दूरी आपने बढ़ा दी है, तो भाई साहब अब लाइट उसी रफ्तार से बढ़ी हुई दूरी को कैसे तय करे? इसके लिए लाइट ने क्या काम करा? अपने समय का चैप्टर निपटा दिया, समय को धीरे कर दिया।
मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लाइट अब पहले से ज्यादा या कम समय ले रही है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि लाइट समय उतना ही ले रही है, लेकिन अपने समय के बीतने की गति को धीरे कर चुकी है। यानी कि जिस गति से पहले समय बीत रहा था, इस केस में बीत रहा था, अब लाइट अपने समय को उस गति से बीतने नहीं देगी, बल्कि समय को पहले से धीरे कर देगी। समय उतना ही लगेगा, लेकिन वो धीरे हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग लाइट को बाहर से देख रहे हैं, यानी दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं, तो हमारे लिए लाइट कभी भी ऐसा रास्ता ट्रेवल नहीं करेगी। लाइट हमेशा हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए हमेशा सीधी ही चलेगी। और क्योंकि लाइट सीधी चल रही है, तो यहां पर उसकी रफ्तार उतनी ही आएगी। लेकिन इतने ही समय में लाइट को ज्यादा दूरी भी तय करनी है, तो इसके लिए लाइट अपने समय को घटा देगी। लाइट के लिए वो ज्यादा दूरी तय कर रही है, लेकिन समय के बीतने की रफ्तार को धीरे करके, ताकि हर केस में लाइट की रफ्तार सेम ही आए। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ये देखिए, लाइट जब ए से बी की तरफ गई, रास्ता बिल्कुल सीधा था, रफ्तार उसकी फिक्स थी, कोई दिक्कत नहीं, आम जिंदगी है, लाइट के लिए रोजा काम है ये। अब लाइट को स्पेशल केस मिल गया, यानी कि जो स्पेस फैब्रिक है वो बेंड हो गया, वो मुड़ गया। अब किस वजह से मुड़ा? मास की वजह से। अब इस मास ने क्योंकि स्पेस फैब्रिक को मोड़ दिया, तो लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए कर्व रास्ता लेना पड़ेगा। और लाइट कर्व होती है, ये बात ग्रेविटेशन लेंसिंग ने प्रूव कर दी। तो अगर लाइट कर्व हो रही है और स्पेस फैब्रिक की वजह से हो रही है, और लाइट को अपनी रफ्तार भी उतनी ही मेंटेन करनी है जितनी पहले थी, तो लाइट के नजरिए से वो अपने समय को धीरे कर देगी। हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा, क्योंकि हम स्पेस के कर्व को देख नहीं सकते, हमें दिखेगा कि वो ए से बी पर गई है और अपनी ही रफ्तार से गई है। जबकि लाइट के नजरिए से लाइट बी से या ए से बी पर गई है, तो उसने अपने जाने की रफ्तार को उतना ही रखने के लिए अपने समय को धीरे कर दिया। समय को कम या ज्यादा नहीं किया, समय के बीतने की रफ्तार को कम या ज्यादा कर दिया, मतलब वो कम ही करेगी। अब यहां पर एक सवाल आता है, क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एब्सोल्युटली परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास बहुत सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा फिजिक्स कैसे काम करती है। जिन चीजों के हमारे पास कोई जवाब नहीं होते, उनके जवाब हम बनाते हैं। और क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन चीजों के जवाब हमें बना के दे दिए जिनको हम समझ नहीं पा रहे थे, और उनके हिसाब से और आज के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ये बात साबित हो गई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कही गई एक एक बात सही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने जो भी बताया था वो सही है, लेकिन वो सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। और जिन सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, आज भी हम उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे कि सिंगुलैरिटी में लाइट को क्या हो जाता है, जबकि लाइट तो कभी रेस्ट पर आ ही नहीं सकती, लेकिन सिंगुलैरिटी को रिलेटिविटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर कमियां पता होंगी तभी तो वो कमियां दूर होंगी। हो सकता है आप में से ही कोई आगे भविष्य में कोई नई थ्योरी बना दे। तो इस वीडियो का जो मुद्दा था वो ये था, क्या टाइम और ग्रेविटी आपस में जुड़े हुए हैं? क्या ग्रेविटी टाइम के साथ छेड़खानी कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। हमने ये साबित कर दिया। नहीं, हमने नहीं किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो चलिए, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।